हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो इसकी जो हाफ का चैप्टर है हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ ओल्ड कंटेंट भी और जो कुछ नए हमारे ऐड हो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि 1967 जो था इलेक्शन जो था बहुत ही अलग तरीके से था, क्योंकि इसमें जो कांग्रेस है पहली बार कोई जो भी फेमस चेहरा नहीं है उसके साथ इलेक्शन लड़ रही है। जो इंदिरा गांधी है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन देश की प्राइम मिनिस्टर जो सिंडिकेट नेताओं के द्वारा बनाई गई है। और इसी के एडवांटेज लेते हुए जितने भी ऑपोजिशन के लीडर थे वो सभी क्या हो गए कि एक साथ मिल गए और नॉन कांग्रेसन उन्होंने जिसे कहा गया। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। 1967 के इलेक्शन तक पढ़ चुके हैं। आज हम बेसिकली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो 1967 का जो रिजल्ट था वो सभी को चौंकाने वाला रिजल्ट था, चाहे वो स्टेट का था चाहे वो सेंटर का था। तो हुआ क्या कि बेसिकली जो 1967 के जो इलेक्शन हुए थे, इंदिरा गांधी किसी तरह से सेंटर में तो उनकी सरकार बन गई, लेकिन बहुत सारे जो स्टेट थे वो उनके हाथों से चले गए। और कुछ लोगों का मानना था कि ये जो इलेक्शन था एक तरह से पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। इतना शॉकिंग था कि किसी ने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कांग्रेस पार्टी जिसका कि डोमिनेंस इतने टाइम से चला आ रहा है, उसको इतने 1967 को जो इलेक्शन के सेंटर में पहली बार किसी तरह सरकार तो गवर्नमेंट उनकी बन गई, लेकिन हिस्ट्री में सबसे कम नंबर ऑफ सीट और परसेंटेज ऑफ वोट उसको मिले थे। कैबिनेट के जो हाफ ऑफ द मिनिस्टर थे, यानी कि जो बड़े बड़े सिंडिकेट नेता थे, वो उनमें बड़े सारे हार गए थे, जिसमें कि के कामराज तमिलनाडु से, अतुल घोष वेस्ट बंगाल से, एस के पाटिल महाराष्ट्र से और के बी साहेब बिहार से, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते थे, ये लोग अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे। 9 स्टेट के अंदर 7 स्टेट में तो बुरी तरह से हार गए थे। बाकी जो 2 स्टेट थे वहां पे डिफेक्शन के कारण वहां पे कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। तो ये डिफेक्शन वर्ड जो मैंने बोला आगे मैं बताऊंगी कि डिफेक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है। तो ये जो 9 स्टेट थे उसमें कौन कौन से थे? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और जो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरला, ये सारे जो बेसिकली उड़ीसा, तो ये 9 ऐसे स्टेट थे जहाँ पे कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी। अब मद्रास, जिसे अब हम लोग तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, वहाँ पे पहली बार जो डीएमके यानी कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी को क्लीन यानी कि क्लियर मेजोरिटी मिली थी, तो वो डीएमके था, जिसने तमिलनाडु यानी कि उस टाइम पे महाराष्ट्र बोला जाता था उसकी सरकार बनी थी। बाकी के जो भी स्टेट थे 8 जगह पे कॉलिजन गवर्नमेंट बनी थी, क्योंकि कांग्रेस को तो मेजोरिटी नहीं मिली थी, लेकिन कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी, इसीलिए वहाँ पे अलायंस बने थे, बहुत सारे जो गठबंधन की सरकार बनी थी वहाँ पे। और उस टाइम पे एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कि अगर आप दिल्ली से हावड़ा तक की ट्रेन लेते तो बीच में कोई ऐसा स्टेट नहीं जाकर देखने को मिलेगा कि जहाँ पे कांग्रेस वहाँ पे रूल कर रही है। तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्या कांग्रेस का डोमिनेंस खत्म हो चुका है? क्या एरा ऑफ जो हम कहते हैं ना कांग्रेस का जो प्रभुत्व है, वर्चस्व है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर या पॉलिटिकल रूप में, क्या वो खत्म हो चुका है? ये एक क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा लग गया। तो अब हम बताते हैं 1967 को जो इलेक्शन था उसमें 2 चीज़ें और देखने को मिली। पहली चीज़ें थी कॉलिजन, कि 1967 में पहली बार सेंटर में तो सरकार बन गई कांग्रेस पार्टी की, लेकिन जो स्टेट के अंदर कॉलिजन नाम की चीज़ पहली बार देखी। कॉलिजन मतलब गठबंधन। जब किसी भी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, सरकार बनाने के लिए आपस में हाथ मिला लेती है। तो वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था। तो बहुत सारी जिनकी आइडियोलॉजी अलग है, जिनकी अपनी आइडियोलॉजी अलग है, जिनके अपने विचार अलग है, पॉलिसी प्रोग्राम्स अलग अलग है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मिलकर आपस में सरकार बनाया, जिसको कि संयुक्त विधायक दल, ज्वाइंट लेजिस्लेटिव पार्टी कहा गया। अब दूसरा मैंने कहा था कि डिफेक्शन, कि 1967 में पहली बार डिफेक्शन वर्ड भी देखने को मिला था। तो डिफेक्शन वर्ड क्या होता है? डिफेक्शन क्या होता है कि जैसे कि आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से एक टिकट पे खड़े होते, इलेक्शन लड़ते, जीत जाते हैं, वो पार्टी आपको सपोर्ट भी करती है, आप बड़े बड़े चेहरे जो आपके लिए कंपेनिंग भी करते हैं, लेकिन जीतने के बाद अगर आपको ठीक से वहाँ पे पावर पोजीशन नहीं दी जाती है तो अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? डिफेक्शन कहा जाता है। तो 1967 में पहली बार ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि जो लोगों के अंदर जो पार्टी के टुवर्ड्स एक लॉयल्टी थी, यानी कि जो एक रिस्पेक्ट होता था, जो एक जुड़ाव होता था, वो खत्म सा दिखने लगा। पहले क्या होता था, कोई भी पर्सन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, चाहे उनको पावर दिए जा रहे हैं नहीं दिए जा रहे हैं, बट वो अंदर ही रह के, जिसमें फैक्शनिस्ट कहते हैं, वो स्ट्रगल करते थे पावर के लिए, वो निंदा भी करते थे, बट पार्टी छोड़ के नहीं जाते थे। पार्टी के टुवर्ड्स बहुत लॉयल्टी होती थी। लेकिन अब जो था वो पार्टी के टुवर्ड्स जो लॉयल्टी है वो खत्म होता हुआ दिख रहा था।
और बहुत सारे जो कांग्रेस खुद 2 जगह पर सरकार नहीं बना पाई ड्यू टू डिफेक्शन के कारण। और उस टाइम पे एक कहावत बड़ी पॉपुलर हुई थी, आया राम गया राम। तो कई बार क्वेश्चन भी आता है ये आया राम गया राम क्या था। तो मैं आपको बता देती हूँ आया राम गया राम किसके लिए इस्तेमाल किया गया कि यहाँ पे एमएलए हरियाणा का एक हरियाणा का एक एमपी था, ठीक है। और उसने क्या किया था कि बहुत बार यानी कि 3 बार, पहले वो कांग्रेस पार्टी का नेता था, कांग्रेस में जीतने के बाद वो यूनाइटेड फ्रंट चला गया, यूनाइटेड फ्रंट से फिर कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस से फिर वो यूनाइटेड फ्रंट में चला गया। यानी कि 15 दिन के अंदर जो 3 बार उसने पार्टी शिफ्ट की, जिसके कारण उसके लिए आया राम गया राम, यानी कि कभी वो आ रहा और कभी वो पार्टी से जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे लोगों ने करना स्टार्ट किया था, यानी कि पार्टी के टूवर्ड जो एक लॉयल्टी थी, जो लगाव था, जो एक ट्रस्ट था, वो लोगों का कम होता हुआ दिखा इसमें पहली बार। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बैन कर दिया कि ऐसे आप नहीं जा सकते, अगर आप जाते हो तो आप जो भी पार्टी का जो प्रेसिडेंट है, जो मेंबर है, वो आपके जो भी पोस्ट है, जो मेंबरशिप है, उसको कैंसिल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो जिसके बाद उसको रोका गया, लेकिन उस टाइम पे पहली बार ये देखने को मिला। तो 1967 में इलेक्शन देखा आपने कि कांग्रेस में किस तरह से बुरी हार हुई। उसके बाद कॉलिजन गवर्नमेंट का दौर स्टार्ट हुआ, सेंटर के अंदर नहीं, सिर्फ स्टेट में। सेंटर में अभी भी कांग्रेस की ही सरकार है। उसके बाद डिफेक्शन के कारण कहीं जगह पे कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। तो अब हम बात करते हैं कि कांग्रेस के अंदर, चलो इन्होंने जो स्टेट में तो सरकार बन गई, बट ज़्यादा टाइम तक उनकी गवर्नमेंट रही नहीं, क्योंकि पता है जब हर एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी अलग है, सोच अलग है, उनके पॉलिसी अलग है, स्ट्रेटजी अलग है, तो कैसे एक साथ मिलकर वो काम कर सकते हैं। और यही नतीजा हुआ कि धीरे धीरे उनके जो गठबंधन है टूटने लगे, बहुत सारी सरकार तो माइनॉरिटीज़ में आ गई, या कुछ के नए नए अलायंस बनते जा रहे थे, और कहीं पे तो प्रेसिडेंट रूल भी लग गया था। यानी कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस का अभी तक किसी को सब्स्टिट्यूट भी नहीं दिख रहा था कि अगर कांग्रेस को वोट ना दे तो किसको वोट दे, क्योंकि लोगों ने, जनता ने दिखाया था दूसरी दूसरी पार्टी पे ट्रस्ट दिखाया था, बट वहाँ पे हो क्या रहा था कि गवर्नमेंट अपना टर्म जो है ठीक से काम नहीं कर पा रही थी, टर्म कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। अब जो इंदिरा गांधी के लिए जो चैलेंजेस था वो बेसिकली क्या था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही चैलेंज था, यानी कि बाहर वालों से उनका जो टफ कंपटीशन या भी जो प्रॉब्लम थी वो कम थी, खुद के पार्टी के अंदर की जो दिक्कत थी वो ज़्यादा थी। क्योंकि मैंने बताया था कि जो चीफ मेन सिंडिकेट के नेता थे वो इस इलेक्शन के अंदर हार गए थे। कांग्रेस की इमेज काफ़ी ख़राब हो गई थी, लोगों को लग रहा था कांग्रेस का जो डोमिनेंस है, पॉपुलैरिटी है, कांग्रेस की बहुत कम हो रही थी। तो इंदिरा गांधी ने जैसे तैसे सरकार तो बना ली, तो अब उसने डिसाइड किया कि कैसे जो खोया हुआ जो एक पॉपुलैरिटी है, किस तरह से वापस कांग्रेस पार्टी का लाया जाए। इसीलिए उन्होंने क्या करा कि सिंडिकेट के जो भी टॉप मोस्ट लीडर थे उनको उन्होंने साइडलाइन करते गया, और अब वो देश के अंदर अपनी पार्टी के अंदर अपनी पावर के लिए वो काम करने लगे। क्योंकि आपको पता होगा इंदिरा गांधी को बेसिकली जो पीएम बनाया गया था, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, वो सिंडिकेट नेताओं ने ही बनाया था, और ये सोच के बनाया था कि वो बहुत इनएक्सपीरियंस, इनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम हमारे जो प्रोग्राम पॉलिसी होंगे उसे हमें लागू करने में आसानी होगी, इंदिरा गांधी हमारे हिसाब से रूल करेगी, जैसा हम कहेंगे वैसे वो चलेगी। बट ऐसा नहीं हुआ, सिचुएशन अब बदल गई थी, क्योंकि 1967 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी को समझ में आ गया था कि इन नेताओं से ज़्यादा पॉपुलैरिटी उसकी है, जनता उसको ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि अगर वो खुद उनकी पॉपुलैरिटी होती तो वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। और जिसके बाद उसने बहुत ही तेज़ी से काम करना स्टार्ट कर दिया ताकि कांग्रेस पार्टी दोबारा से फिर से वो जो पॉपुलैरिटी है, जो एक ट्रस्ट है लोगों का, जीत सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सिंडिकेट नेताओं को साइड करके उन्होंने अपनी कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई, जिसके अंदर उसके जो एडवाइज़र होते थे वो उनको एडवाइस करते थे कैसे काम करना है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे प्रोग्राम पॉलिसी को लॉन्च करना। और सबसे बड़ी बात, इसमें सिंडिकेट नेताओं के कोई मेंबर नहीं थे कांग्रेस पार्टी के, जो आउटसाइड मेंबर थे वो इसके बेसिकली इंदिरा गांधी को गाइड प्रोवाइड करती थी। उसके बाद उन्होंने 10 पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च कर दिए, जिसके अंदर उन्होंने बेसिकली जो बैंक है उसका नेशनलाइजेशन कर दिया, जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका नेशनलाइजेशन कर दिया, अर्बन जो प्रॉपर्टी है उनको सीलिंग कर दिया। तो इस तरह से बड़े बड़े प्रोग्राम वो करने लग गई। इसके साथ ही एक और चीज़ उन्होंने किया, प्रीवी पर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवी पर्स क्या है? आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जब चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग पर आया था, तो मैंने बताया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या करा था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, राज्य रजवाड़े थे, उन सभी को राजाओं को बोला था कि आप हमारे साथ इंटीग्रेट हो जाओ, हम आपको क्या करेंगे, एनुअली अलाउंस देंगे, ठीक है। यानी कि आपका जो मेंटेनेंस चार्ज होगा, कि इतने बड़े बड़े फोर्ट थे उनके पास, इतने सारे उनके पास नौकर थे, तो अब उनके पास इनकम का कोई सोर्स तो रहा नहीं, तो सरकार ने कहा था कि हम आपको एनुअली पर्टिकुलर अलाउंस देंगे, जिससे कि आपका गुजारा होगा और आपको भी मिलेगा, आपके आने वाले जो भी आपकी न्यू जनरेशन होगी उनको भी मिलता रहेगा। इंदिरा गांधी ने इस चीज़ को मुद्दा बनाया और उन्होंने कहा कि इतना पैसा जो सरकार का है वो अननेसेसरी, कुछ जो 500-600 लोग हैं उनके ऊपर वेस्ट होता है, उन पैसों का यूज़ करके हम गरीबों के लिए
स्कूल बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं, कॉलेजेस बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, तो गरीबों के लिए हम काम करेंगे। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि अब ये चीज़ को हटा देना चाहिए। उस टाइम देश की डिमांड थी, ज़रूरत थी, लेकिन अब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, अब इनको ख़त्म कर देना चाहिए। तो उन्होंने कहा था प्री वीपर्स को एबॉलिश करने का। बट कांग्रेस के जो सीनियर नेता थे इंदिरा गांधी की इस बात से वो सहमत नहीं थे। स्पेशल उस टाइम के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, आपने पढ़ा था, सुना था कि इंदिरा गांधी उनके बीच बहुत टफ कंपटीशन था जब शास्त्री जी की डेथ हुई थी तो पीएम के कैंडिडेट के लिए। तो मोरारजी देसाई इस बात से नाराज हो गए। उन्होंने कहा ये ट्रस्ट तोड़ने की बात हुई, हमारे जो नेता है उन्होंने उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, हम इस एग्रीमेंट को ऐसे नहीं तोड़ सकते। बट इंदिरा गांधी नहीं मानी, जिसके कारण उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दी थी। और उसके बाद और भी सिंडिकेट के सीनियर नेता थे, वो भी इंदिरा गांधी के इस फैसले से खुश नहीं थी। तो अंदर ही अंदर ये टेंशन कलह का माहौल तो चल ही रहा था। लेकिन बेसिकली इंदिरा गांधी और कांग्रेस के जो सिंडिकेट नेताओं के बीच में जो सच में कोई कन्फ्लिक्ट है या उनके आपस में नहीं बन रही है, जो लड़ाई जो टेंशन है, वो 1969 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में दिखा। तो 1969 का प्रेसिडेंट इलेक्शन क्या था, यानी कि अब क्या था, सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा, यानी कि अब इंदिरा गांधी का ऑपोजिशन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब उनकी खुद जो चैलेंज थे वो सिंडिकेट नेताओं के साथ था। तो 1969 में क्या हुआ कि उस टाइम के जो प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन थे उनकी डेथ हो गई। जब उनका पोस्ट खाली हो गया तो उस टाइम के जो स्पीकर थे एन संजीवा रेड्डी, कांग्रेस के सिंडिकेट नेताओं ने उसे एज अ ऑफिशियल कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से खड़ा किया। और वो चाहते थे कि देश का जो प्रेसिडेंट है नेक्स्ट वो एन संजीवा रेड्डी को बने। और उन्होंने अपने जितने भी मेंबर थे सबको कहा कि ये जो एन संजीवा रेड्डी है ये ऑफिशियल कैंडिडेट है प्रेसिडेंट के लिए, सबको इनको जिताना है, सबको इनका साथ देना है। लेकिन आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी और एन संजीवा रेड्डी की बनती नहीं थी। इंदिरा गांधी ने इसका रिटेलिएट किया, जवाब दिया। और उस टाइम के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, उनको उन्होंने मोटिवेट किया कि आप एज अ पीएम एज अ प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन भरिए और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, क्योंकि कांग्रेस का जो ऑफिशियल कैंडिडेट था वो तो एन संजीवा रेड्डी हो चुके थे, तो उन्होंने ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उनको खड़ा कर दिया। और कांग्रेस जैसे ही उन्होंने खड़ा किया, सबको पता था इंदिरा गांधी के द्वारा खड़ा किया गया, तो सिंडिकेट नेताओं की टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने एक विप जारी कर दिया। इसके अंदर होता क्या है कि सभी को एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है प्रेसिडेंट की तरफ से, जो भी पार्टी का है, कि आपको वोट देना है, कोई भी एब्सेंट होगा और जो भी पार्टी के फेवर में देना है। बट इंदिरा गांधी ने सीक्रेट मीटिंग की और सभी को कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, किसको वोट देना है और किसे वोट देना है, आप समझ लेंगे। इंदिरा गांधी का मतलब आप समझ सकते हो किन को सपोर्ट करने के लिए बोल रही है। ठीक है, वोटिंग हुई और जैसा ही सिंडिकेट नेताओं को लगता था कि इंदिरा गांधी ने यहाँ पे गेम खेल गई और जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे कांग्रेस के एन संजीवा रेड्डी, उनकी हार हुई और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वीवी गिरी थे उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट, उनकी जीत हुई। इसके बाद से जो सिंडिकेट के नेता थे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए। उनको समझ में आ गया कि अब ये पावर स्ट्रगल की लड़ाई है, इंदिरा गांधी ओपनली उनको चैलेंजेस कर रही है। और जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या कहा, इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया और कहा कि आप इस तरह से पार्टी में मनमानी नहीं कर सकती। तो अब क्या हुआ कि जो कांग्रेस थे वो दो भागों में डिवाइड हो गए, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ जो थे, आप ऐसे भी आ सकते थे ओल्ड कांग्रेस, इसमें सिंडिकेट के नेता थे जो पावरफुल थे, और जो आर कांग्रेस थी वो इंदिरा गांधी की पार्टी थी। ठीक है, आपको पता है कि जब पावरफुल लोग, इंटेलिजेंट लोगों की लड़ाई होती है तो वो आपस में ये नहीं दिखाते कि हमारी लड़ाई है, वो बेसिकली ये दिखाते हैं इट्स डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी, कि हमारे उनकी जो आइडियोलॉजी है वो डिफरेंस है, जिसके कारण हमारे आपस में बन नहीं रही है। उन्होंने इसे प्रो मतलब पुअर प्रो रिच का भी नाम दिया, कि उन्होंने इंदिरा गांधी ने ये दिखाने की कोशिश की कि मैं गरीबों के लिए काम करना चाहती हूँ, मैं गरीबों की मसीहा हूँ। लेकिन जो दूसरी कांग्रेस है वो अमीरों के बारे में सोचती है। उन्होंने बताया कि जो प्रीवी पर्स है मैं उसको हटाना चाहती हूँ, लेकिन जो दूसरे नेता सिंडिकेट के नेता उसको नहीं, वो कुछ एक लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। तो इस तरह से गरीबों के बीच में अपनी जो इमेज है वो उसको ठीक करने लगी और साथ ही साथ वो बड़े सारे प्रोग्राम्स भी गरीबों के लिए करने लग गई। अब कांग्रेस के इस तरह डिवीज़न होने से जो इंदिरा गांधी के बहुत सारे जो पार्टी में मेंबर थे वो सिंडिकेट नेता में चले गए थे, तो कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो गई। तो इंदिरा गांधी की जो पार्टी है वो माइनॉरिटी में आ गई। लेकिन उस टाइम पे डीएमके और जो सीएपीआई उन्होंने मदद कर दी और दूसरी पार्टीज ने, जिसके कारण इंदिरा गांधी की सरकार बच गई, वो कंटिन्यू करते रहे। बट इंदिरा गांधी को हमेशा से डर था कि अगर इन्होंने बीच में कोई सपोर्ट छीन लिया तो इंदिरा गांधी की सरकार कभी भी गिर सकती है। तो इसीलिए इन बिटवीन वो क्या करती रही, काम करती रही। और दिसंबर 1970 में उनकी रिकमेंडेशन से जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व कर दिया गया और वो चाहती थी दोबारा से फ्रेश इलेक्शन हो, क्योंकि इसको पता था इंदिरा गांधी ने बहुत काम किया, आम जनता के बीच में गई है। आपको पता होगा पहली बार इंदिरा गांधी ही एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर थी कि जो आम जनता के बीच में गई, लोगों से डायरेक्ट जाके मिली, आम लोगों के साथ बैठी, खाना खाए, लोगों की प्रॉब्लम को समझा।
तो आम लोगों को समझ में आ गया कि जो इंदिरा गांधी वो सच में गरीबों के लिए काम करना चाहती, वो मसीहा के रूप में उनको देखने लगे। उन्हें लगा कि अगर हम इंदिरा गांधी को सपोर्ट करेंगे तो सच में देश का क्या होगा, भला होगा। तो होता ना कि आम जैसे महात्मा गांधी डायरेक्ट लोगों से जाके बीच में मिलने लगे थे, तो इंदिरा गांधी ने भी वो स्ट्रेटेजी इस्तेमाल किया। अब जो फरवरी 1971 में इलेक्शन होने थे, तो अब हुआ क्या कि कांग्रेस भी दो भागों में डिवाइड हो गई थी, कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर। आर जो है इंदिरा गांधी के लिए, उसे आप ओल्ड याद रख लीजिएगा, आपको थोड़े लर्न करने में आसानी होगी। उसके बाद जो ऑपोजिशन है उनको एक और मौका दिखा कि अब तो भैया कांग्रेस भी दो भागों में डिवाइड हो गई है, तो अभी हमारे पास एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब हम इंदिरा गांधी को पावर से दूर कर सकते हैं। और इसीलिए जितने भी ऑपोजिशन पार्टी थी उन्होंने मतलब सीपीआई को छोड़ दिया जाए, वो इंदिरा गांधी के साथ थी। बाकी सब ने मिलकर ग्रैंड अलायंस बना लिया, ऑपोजिशन सारी पार्टियां एक साथ जुट हो गई। बट इंदिरा गांधी के पास क्या था, प्रोग्राम थे, पॉलिसी थी, स्ट्रेटेजी थी और एक बहुत ही पॉजिटिव स्लोगन था जो उन्होंने 1971 में इस्तेमाल किया। इसे ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, गरीबी हटाओ। इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्लोगन। जो गरीब लोग थे उनको इसने बहुत मोटिवेट किया इस स्लोगन से। उन्हें सच में लगा कि इंदिरा गांधी को हम सपोर्ट करेंगे, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो देश में जो गरीबी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि गरीबों की नेता है, वो गरीबों की मसीहा है। और जो अपोजिशन है उनके पास केवल एक ही मतलब स्ट्रेटजी थी कि इंदिरा हटाओ। तो इंदिरा गांधी ने इसको बहुत यूज किया कि मेरे पास जो अगर आप मुझे जिताओगे तो देश की गरीबी हटेगी। और अपोजिशन के पास एक ही मुद्दा है कि इंदिरा को हटाओ। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको देश में से किसको हटाना है, गरीबी को हटाना है या इंदिरा को हटाना है। इस तरह से उन्होंने एक बड़े ज्यादा कैंपेन किए। और जब 1971 का इलेक्शन हुआ तो एज एक्सपेक्टेड इंदिरा गांधी को बहुत बड़ी जीत मिली। 1952 में जो इलेक्शन होते उससे बड़ी जीत मिली। कांग्रेस और सीपीआई को मिलाकर 375 सीट कांग्रेस को मिले और 48.4% परसेंटेज ऑफ वोट मिले। अकेले कांग्रेस को 352 सीट मिले, 44% सीट मिले, मतलब वोट मिले उसे। तो ये जो थी बहुत बड़ी जीत थी इंदिरा गांधी के इस इलेक्शन में। यानी कि अब जो पहले 1967 के इलेक्शन में जो कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था जो खत्म होता हुआ दिख रहा था, दोबारा से वापस कांग्रेस को रीगेन करते हुए दिखा। उसके बाद इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर कर दिया कि भैया असली कांग्रेस जो है हमारी ही कांग्रेस पार्टी है, इतनी बड़ी जीत मिली है। जो कांग्रेस ओ थी, जो पुरानी कांग्रेस पार्टी सिंडिकेट था, उनको 15 सीट मिले बस। और जो ग्रैंड अलायंस सभी पॉलिटिकल पार्टी एकजुट हुई थी उनको 40 से भी कम सीट मिले, यानी कि वो ग्रैंड अलायंस ग्रैंड फेलियर साबित हुए। और इंदिरा गांधी की इस जीत के बाद देश में दोबारा से कांग्रेस का डोमिनेंस दिखने लगा। उसके बाद आपको पता है वह 1971 उसी साल के एंड में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था। उस वॉर में इंदिरा गांधी जीत गई थी, हम भारत बहुत अच्छे से जीता था। और इंदिरा गांधी की स्ट्रेटेजी कारण ही पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे। वेस्ट आपने सुना, जो बांग्लादेश है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बना था। इस वॉर के सक्सेस के बाद आपको पता होगा कि देश में जब वॉर होता है उसकी जो हार या जीत का जो क्रेडिट है उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर को जाता है। तो इंदिरा गांधी बहुत बड़ी जीत हुई थी उनको। उसके बाद जो उनके अपोजिशन लीडर थे वो भी उनका लोहा मानने लगे थे, उनकी स्ट्रेटेजी को मानने लगे थे। वो लोग भी उनकी तारीफ करने लगे थे। इंटरनेशनल लेवल पे इंदिरा गांधी काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। और 1972 में उसके बाद जितने भी स्टेट में इलेक्शन हुए ऑलमोस्ट सभी जगह पे कांग्रेस दोबारा से अपनी सरकार बनाने में सक्सेस हो गई। तो यानी कि जो डोमिनेंस खत्म होता हुआ दिख रहा था, दोबारा से उसको उन्होंने क्या करा, रीस्टोर कर लिया। समझ आए, चैलेंजेस तो थे बट उन्होंने दोबारा से रीस्टोर कर लिया और अब पहले से भी बड़ी कांग्रेस पार्टी बन गई थी। बट अब जो कांग्रेस पार्टी बनी थी और जो पुरानी कांग्रेस पार्टी थी उसमें बहुत डिफरेंस था। अब जो पार्टी कांग्रेस की बनी थी वो केवल इंदिरा गांधी की पार्टी थी। इसमें जो मतलब फैक्शनिस्ट के लिए अलग अलग जो वो भी प्रोग्राम्स होते हैं, अलग आइडियोलॉजी वालों के लिए कोई जगह नहीं थी। केवल इंदिरा गांधी जो चाहेगी, इंदिरा गांधी के डिसीजन मात्र पे होता था। देश में डेमोक्रेसी तो आ गई थी बट कांग्रेस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इंदिरा गांधी का पूरा कंट्रोल हो गया था पार्टी पे। इंदिरा गांधी ही सारे डिसीजंस लेती थी। फैक्शनिस्ट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी के लिए, अलग अलग सेक्शन के लोगों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं था। सिर्फ इंदिरा गांधी की जो भी आइडियोलॉजी होगी, जो भी उनके सोच होंगे, जो भी उनके विचार होंगे, उसके हिसाब से पार्टी को काम करना पड़ेगा। यानी कि कांग्रेस दोबारा आ गई थी बट ये कांग्रेस उस कांग्रेस से बहुत ही अलग थी। उसमें फैक्शनिस्ट को एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी थी। अलग अलग सेक्शन ग्रुप के लोग थे, फैक्शनिस्ट के लिए भी जगह था, टेंशन के लिए जगह था, कन्फ्लिक्ट के लिए भी जगह था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये पूरा हमने किस बार कांग्रेस सिस्टम कि 1952 से स्टार्ट होकर 1971 तक किस तरह कांग्रेस ने अपनी एक मोनोपोली बना के रखी पॉलिटिकल करियर में। तो अब हम बात करते हैं जो सेकंड टॉपिक है हमारा,
पार्टी सिस्टम। तो हम सब जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, फिर 3 तरह के होते हैं, सिंगल पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। तो पहले हम पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है वो हम जानते हैं। तो ये पूरा हमने क्या पढ़ा कांग्रेस सिस्टम के बारे में। तो अब हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनकी क्या होती है बेसिकली एक जैसी कॉमन व्यूज़ होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, वो सब आपस में मिलकर इलेक्शन फाइट करते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। उनका सिंबल होता है और जो भी पार्टी सबसे ज़्यादा उसको वोट मिलती है वो रूलिंग पार्टी होती है। दूसरा जो अपोजिशन का रोल प्ले करता है, तो अपोजिशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जहाँ पे भी डेमोक्रेसी होगी, आपको पता है इलेक्शन वहाँ पे होंगे, एक निश्चित जो भी एक रेगुलर इंटरवल होगा। जैसे हमारे देश में हर 5 साल पे इलेक्शन होता है, तो डेमोक्रेसी में इलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जनता को इसमें अपने जो खुद के जो रूलर होते हैं, जो भी सरकार चुनने का अधिकार होता है। तो आपको पता होगा कि 3 तरह के पार्टी सिस्टम होती है। सिंगल पार्टी सिस्टम नाम से समझ में आ रहा है कि जिसमें क्या होता है कि एक ही पार्टी का मेन डोमिनेंस होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है चाइना का। आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वही काफ़ी टाइम से चली आ रही, उन्हीं की सरकार है। तो उनके कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। वहाँ पे होता है क्या है कि अगर एक ही पार्टी रूल करेगी, सरकार वहाँ पे बदलेंगे नहीं, तो जो भी प्रोग्राम पॉलिसी होगी बीच में डिस्टर्ब नहीं होगी, उनके लगातार प्रोग्राम पॉलिसी चलती रहेगी। जितने भी एफडीआई होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ऐसे देश में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये सरकार नहीं बदलेगी तो उनको क्या होना पड़ेगा कि लगातार एक ही पॉलिसी से उनका काम चलता रहेगा, क्योंकि जब सरकार बदलती है तो उनको पता होगा कि उनकी पॉलिसीज बदल जाती है, उनके टूवर्ड्स उनका क्या रिएक्शन होगा, क्या उनकी स्ट्रेटेजी होगी, उनको नहीं पता। तो कई बार उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सरकार बदलने से बहुत सारे जो बिजनेस की पॉलिसीज होती है, जो रूल्स होते हैं, वो भी साथ में बदल जाते हैं। तो एक पार्टी सरकार में ये फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट स्टेबल होती है, एफडीआई लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रोग्राम पॉलिसी कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी डिमेरिट्स क्या है कि वहाँ पे लोगों को जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, बोलने की आज़ादी छीन ली जाती है। उनके पास गवर्नमेंट के लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो अगर वो नहीं भी पसंद करें उनके प्रोग्राम पॉलिसी को, या वहाँ पे कोई ज़्यादा डिक्टेटरशिप और कोई पॉलिटिकल पार्टी हो जाती है, तो भी वो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, जैसे कि आपने चाइना में देखा होगा। तो आपके कोर्स में नहीं है, बट मैंने फिर भी आपको 2 लाइन में बता दिया। तो चलिए हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन क्या होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी आपको सभी पता है कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, कि जो इलेक्शन फाइट करते हैं उनकी कॉमन स्ट्रेटजी प्रोग्राम्स होती है जो जनता को लागू करना चाहते हैं। अब आपको पता होगा कि बेसिकली जो कैंडिडेट होता है, यानी कि जैसे देश में प्राइम मिनिस्टर चूज़ करना है या बड़े बड़े कैंप, तो देश में जो लीडर चूज़ करना होता है कि अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम है। भारत में क्या होता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी के जो टॉप सीनियर मोस्ट लीडर होते हैं वो डिसाइड करते हैं किसे हमें कैंडिडेट चूज़ करना है। बट अमेरिका में क्या होता है कि जो भी मेंबर्स होते हैं या पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं, जहाँ से उनको फंड आ रहा है, जहाँ से पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, उन सभी के द्वारा कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है, कलेक्टिवली डिसीजन लिया जाता है कि किसको एज अ कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा। पर भारत में सिस्टम थोड़ा अलग है। उसके बाद हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक स्ट्रेटजी होता है, एक उनके प्रोग्राम्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं। वो जनता के बीच में जाके बताते हैं कि भैया अगर वो जीत जाएँगे तो वो किन-किन चीज़ों पे काम करेंगे। सरकार सभी की बस जो भी आम जनता है सभी की स्ट्रेटजी, पॉलिसी को सुनती है। वो आप लोग पता होगा इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करते हैं। तो जनता को जिसकी बातों में दम लगता है, जिनको भरोसा होता है, जिनके पास जो एक्सपीरियंस है, जिन्होंने पहले अच्छा काम किया हुआ है, जिनकी पॉलिसी उनको अच्छी लगती है, तो उसके हिसाब से वो क्या करती है, वोट देती है। जो भी जीतता है वो रूलिंग पार्टी होती है, यानी कि उसको प्रोग्राम बनाने का मौका मिलता है, उसको देश में लॉ बनाने का मौका मिलता है। और जो पार्टी नहीं जीतती उसको अपोजिशन का मौका मिलता है। तो अपोजिशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि सरकार सिस्टमेटिकली काम करे, जनता के विकास के लिए काम करे, सही काम करे। ये जो बेसिकली है अपोजिशन का काम होता है देखना। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन का प्रेशर के कारण भी सरकार अच्छा काम करती है, और कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि अगर वो अच्छा काम नहीं करेगी तो सेकंड जनता के पास ऑप्शन है कि उनको अपोजिशन पार्टी को वो आगे रूलिंग पार्टी में कन्वर्ट करा सकती है। तो इसीलिए रूलिंग पार्टी जो होती है वो सिस्टमेटिकली काम करती है। तो अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे जो हमारा है बाई पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। तो बाई पार्टी सिस्टम नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें क्या होता है छोटी छोटी बहुत सारी पार्टीज हो सकती है, बट पॉलिटिकल पार्टी में जो डोमिनेंस होता है बेसिकली 2 पार्टीज का होता है। यानी कि देश में जो सरकार बनती है, जो भी लीडर आता है देश में, या दोनों में से किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही आएगा। जैसे ब्रिटेन में और अमेरिका में बाई पार्टी सिस्टम है। अभी आपको पता होगा कि अमेरिका में इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे बेसिकली 2 ही मेन पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी। ज़्यादातर उन्हीं में से ही जो होते हैं रूलर बनते हैं। तो होता है क्या है इसमें, जो अच्छा है तो हम ये कह सकते हैं कि जनता के पास ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, उनके पास 2 ऑप्शन तो उसी में चूज़ करना होता है। प्रोग्राम पॉलिसी ईजिली बन जाती है, वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट आता है, ठीक है। वहाँ पे जो काम होता है ज़्यादा स्पीडी होता है, गुड गवर्नेंस कह सकते हैं।
लेकिन इस तरह की इस पार्टी में कई बार दिक्कत क्या होती है कि सबसे पहले कि जब भी पावर शिफ्ट होता है, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को पावर मिलती है, तो वहाँ पे कई बार क्या होता है, इजीली एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता, वायलेंस हो जाती है। जैसे अपने अमेरिका देखा होगा, अमेरिका इतना डेवलप नेशन है, लेकिन वहाँ पे भी जो ट्रंप के इलेक्शन के बाद जो दूसरी पार्टी को मौका मिला, तो वहाँ पे अभी भी ट्रंप के सपोर्टर हैं, वो वायलेंस करते हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि हम हार गए हैं। तो थोड़ा पावर जब चेंज होता है तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। जनता के पास लिमिटेड ऑप्शन है कि भैया 2 ही है, कोई तीसरा इसमें आ नहीं सकता, क्योंकि नई पार्टियों को इसमें मौका नहीं मिलता। नई इसमें बेसिकली जो डोमिनेंस पार्टी होते हैं वही हर बार रूल करती है, नई पार्टियों के लिए कोई जगह नहीं है। तीसरा इसमें क्या होता है, जो माइनॉरिटीज़ होती है, स्पेशल सेक्शन के ग्रुप होते हैं, उनको मतलब कई बार जो मतलब जस्टिस नहीं मिल पाता कि उनको रिप्रेजेंट नहीं करते। तो ये सारी जो बाई पार्टी सिस्टम की दिक्कत है। अब हम बात करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कि भारत सबसे ज़्यादा इसके लिए जाना जाता है। तो भारत के अंदर, नेपाल के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर बेसिकली क्या सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम। नाम से समझ आ रहा है मल्टी, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होंगे। तो आपको पता है हमारे देश में कितने सारे रीजनल, कितने सारे नेशनल पार्टीज़ हैं। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, एसपी, कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। लेकिन फिर भी हम कहें तो बेसिकली जो डोमिनेंस होता है वो दोनों में से कांग्रेस या बीजेपी का ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर इलेक्शन हुए, लोगों को कांग्रेस और बीजेपी की स्ट्रेटेजी नहीं पसंद आई, तो उनके पास थर्ड ऑप्शन क्या था, आम आदमी पार्टी। देखो, डेमोक्रेसी में, मल्टी पार्टी सिस्टम में ये एक बेनिफिट होता है कि अगर कोई पार्टी चाहे 100 साल पुरानी पार्टी क्यों ना, अगर वो ठीक से काम नहीं करी, जनता के एक्सपेक्टेशन को नहीं समझ, जनता के जो भावनाओं को नहीं समझ पा रही है, तो जो न्यू पार्टीज होती है, न्यू जो ग्रुप होते हैं, उनको क्या मिल जाता है, एक जगह मिल जाता है। जो पहले कभी प्रेशर ग्रुप में काम करते थे, कि अब उनको मौका मिल जाता है, एज ए पॉलिटिकल पार्टी में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो ये केवल मल्टी पार्टी सिस्टम में ही पॉसिबल है, सिंगल पार्टी और जो बाई पार्टी वहाँ पे संभव नहीं है। तो भारत को हम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम का। अब इसकी अच्छाई क्या है? अच्छाई तो यह है कि मल्टी पार्टी सिस्टम में तो हर सेक्शन, हर ग्रुप, हर तरह के लोगों को इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंट करने का मौका मिल जाता है। इसमें दलित भी सरकार बना सकती है, जो माइनॉरिटीज़ जितने भी है उनको भी एक तरह से सरकार बनाने का मौका मिलता है। जनता के पास बहुत ऑप्शन होते हैं। अगर एक पार्टी अच्छा काम नहीं करी तो उनके पास इतने सारे ऑप्शन होते हैं, दूसरों को ऑप्शन दे सकती है। मतलब अब पावर जब चेंज होता है तो यहाँ पे बड़ा पीसफुल होता है। ठीक है, मतलब एक की सरकार जाती है, दूसरी सरकार पीसफुली यहाँ पे एकदम से बन जाती है और ठीक तरह से काम होता है, यानी कि अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया जाता है ईजिली। बट अगर हम बुराई की बात करें तो सबसे बुराई क्या है कि अनस्टेबल गवर्नमेंट, यानी कि होता है क्या है, जब मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी बुराई यही है, कितनी सारी पार्टी होने के कारण, अलग अलग लोग सपोर्ट करने के कारण किसी भी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती। जैसे भारत में आपने देखा होगा 1989 से लेकर 2014 तक यहाँ पे कॉलिजन गवर्नमेंट बनती है। तो कॉलिजन गवर्नमेंट बनने से होता है क्या कि बार बार देश में इलेक्शन होते हैं। देखा होगा पीछे आपने कि 6-6 महीने पे भी देश में इलेक्शन हुए। जितनी बार इलेक्शन होते हैं, पता है आपको, उतनी बार क्या होते हैं, प्रोग्राम पॉलिसी खत्म हो जाती है, उतना देश में पैसा वेस्ट होता है, उतना टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात है अनस्टेबल गवर्नमेंट। दूसरा यहाँ पे होता है क्या कि पॉलिसी प्रोग्राम को, जैसे कोई भी नई पार्टीज आती है, उसने कोई प्रोग्राम पॉलिसी बनाए, बट बीच में सरकार चले जाने के कारण जो भी पॉलिसी होती है वो इनकम्प्लीट हो जाती है और काम अधूरा रह जाता है। तीसरा, ऐसे देश में कोई जो एफडीआई है वो काम नहीं करना चाहते, ऐसे इन्वेस्टमेंट कम आती है। रीज़न क्या है, यहाँ पे बार बार सरकार बदलेगी तो आपको पता होगा कि उनकी जो पूल पॉलिसी है, रूल्स है, इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्री की पॉलिसी है वो बदल जाएंगे। ऐसे में फॉरेन इन्वेस्टर को ये डर रहता है कि अगर वो नई सरकार आई, उनके साथ उसका कोऑर्डिनेट ठीक नहीं बैठा, तो समस्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगा, और इन डर के कारण वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने में थोड़ा हिचकिचाती है। तो ये सारे रीज़न थे। जो न्यू सिलेबस है वो यही है कि बाई पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम के एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो पूरा हमारा जो चैप्टर है, जो हमारे ओल्ड कंटेंट थे, न्यू था, वो सब इस चैप्टर में कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगी। बाकी नोट्स के लिए आप लोग विनिक्वेस्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज नोट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू।